और हमारे साथ प्राइम टाइम में आने वाले पुराने वक्ता और मित्र चंद्रभान प्रसाद मौजूद हैं और डिक्की के सलाहकार भी हैं। और चंद्रभान ने खाने का एक कारोबार शुरू किया है। वैसे हिंदुस्तान में भोजन का संबंध राजनीति से है, संस्कृति से है, अलग अलग जातियों से है, धर्म से भी है। तो चंद्रभान के खाने का नाम जो सामान वो बेचने जा रहे हैं दलित फूड्स के नाम से। चंद्रभान, इस देश में ऐसी खबरें हम पढ़ते रहते हैं कि दलित रसोइये का बनाया खाना खाने से बच्चे इनकार कर देते हैं, उनके माँ बाप लाठी लेके स्कूल पहुंच जाते हैं। और आपने दिल्ली में दलित फूड्स के नाम से शुरू किया है, तो ये आपको लगता है कि इसके खरीदार दलित ही होंगे या दूसरे भी आएंगे? देखिए, भारतीय समाज में तरह तरह के लोग हैं और जो अर्बन इंडिया है, शहरों में एक अपर कास्ट में भी एक लिबरल तबका अब खड़ा हो चुका है और उसकी एक मार्केट है। इसलिए हम यह उम्मीद करते हैं कि दलितों का जो फूड है, दलितों का फूड एक रहस्य है, उस रहस्य को दुनिया के सामने लाया जाए और उसके माध्यम से लोग दलितों को जानने की कोशिश करें। क्या रहस्य है? रहस्य क्या है इसमें? क्या दलित लोग क्या अलग खाते थे जो सामान्य भोजन से, जो बाकी लोगों की जानकारी में नहीं है, उनके अनुभव में नहीं है? अच्छा किया आपने सवाल पूछ करके। देखिए, जो बचपन में मैंने दलितों की जो जिंदगी देखी है, गांव से बाहर पूरे भारतवर्ष में दलितों के मोहल्ले होते हैं, इतने प्रतिबंध इनके ऊपर होते हैं, फिर भी हजारों साल से दलित सरवाइव कैसे किए, इस बात को मैं 20 साल से सोचता रहा। और फिर मुझे उत्तर 2008 में मिला, जब मैं करीब 5 या 6 महीने गांव में जाके मुझे रहने का मौका मिला एक रिसर्च के सिलसिले में। तो मैंने देखा दलित बस्ती में भी 80 साल, 90 साल, 95 साल के लोग हैं। कुछ लोग कहते थे फलाना तो 100 साल की उम्र में मरे। तो मैं सोचता था कि दलितों में भी, दलित बस्तियों में भी 100 साल लोग कैसे जीते हैं जबकि इनके पास खाना पूरा नहीं होता है। तब मुझे धीरे धीरे लोगों से बात करना शुरू किया तो बोलते थे हम तो जौ खाते थे, हमें गेहूं का आटा जब पहली बार खाया तो हमें पेचिश हो गई। कोई बोलता था मटर खाते थे। जो शहर में जो दर्शक हैं आपके, उनको शायद यह जानकर आश्चर्य हो कि सूखी मटर का आटा बनता था, बचपन में मैंने भी खाया है। तो दलितों का फूड मिलेट बेस्ड था। उसमें मड़ुआ हो गया, उसमें टाउन हो गया, उसमें तमाम तरह तरह की चीजें थी। तो आज ये चीजें दवा हैं। आज किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए मुझे डायबिटीज हो गया है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो दवा देंगे, बोलेंगे साथ साथ इस तरह का खाना खाइए आप। तो मुझे लगता है कि दलितों ने जो मजबूरी में खाना खाया था। हाँ, ये और आप बता रहे थे कि जैसे जौ, ज्वार, जो सस्ते अनाज हैं, अच्छे अनाजों तक उनकी पहुंच नहीं थी। तो वो जो सस्ते अनाज हैं, जो गांवों की बोलचाल में कहते थे गरीब लोगों का खाना है, वो खाकर जीते थे। पर पीछे जो आपने जो जार बना के रखा है, जिसको हम लोग बोयाम कहते हैं, छोटे छोटा, उसमें जैम जेली जैसा लग रहा है, तो रामदेव तो ओवरटेक कर लेंगे। बाबा रामदेव भी यही सब बना के बेच रहे हैं। देखिए, बाबा रामदेव का अपना एक अलग बिजनेस मॉडल है और वो उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और उनकी जो मार्केट है वो अलग किस्म की है। आप बाबा रामदेव की तरह से ड्रेस पहन के किसी गांव में चले जाइए तो 4 लोग आपका पैर छूने लगेंगे। भारत कैसा समाज है, बाबा रामदेव अगर गाय के गोबर की आइसक्रीम बना ले तो उसको भी करोड़ों लोग खाना शुरू कर देंगे, बोलेंगे गाय का गोबर है। तो उनका अलग एक जो मॉडल है। हमारा जो ये मॉडल है वो मॉडर्न टाइप के लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और जो दलितों में गुण ढूंढने की उम्मीद रखते हैं। मैं सोचता रहा सालों साल से कि दलितों में भी क्या कुछ ऐसे गुण हैं जिसको देश दुनिया स्वीकार करे। तो मुझे लगता है कि दलितों की जो लाइफ पे सारे दलित इंटेलेक्चुअल आपकी मरम्मत करेंगे, 100 साल जीने का रहस्य हो सकता है। ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा है, जैसे आम का अचार हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, नहीं, दलितों के गुण आप ढूंढ रहे हैं, बताइए। ठीक है, वो तो उसके अपने सामाजिक राजनीतिक कारण है, पर ये जो सामान है, एक सेकंड उसमें नहीं जाते हैं दलितों के, मैं ये जो आप आइटम है, ये क्या ऐसा आइटम है, कोई एक तो शिक्षित कीजिए हमें, क्या ऐसा आइटम है जो आप ऐसा बना रहे हैं जो बाकी चीजों को लोगों को, जैसे कि हमारे पास आम का एक अचार बनाया है हमने। हाँ। आपको याद होगा कि गांव में महिलाएं आम का अचार बनाती थी, उनको ये नहीं मालूम होता था कि इसमें कौन सी एसिड डाल के इसको प्रिजर्व किया जाए। वह आम को काट के सुखाती थी, हल्दी और नमक लगा के फर्मेंट करती थी, 80 घंटे तक कुंडे में बांध के रख देती थी। तो 10 किलो आम उसमें काट के रखा आपने तो 7 किलो आम निकलेगा, 3 किलो पानी। तो इसको पूरा मॉइस्चर आम से निकाल दिया और फिर उसको मसाला लगा के सरसों के तेल में डिप कर दिया। सरसों के तेल में डिप कर दिया, मॉइस्चर पहले से निकल गया है, तो ये 10 साल तक आपका अचार खराब नहीं होने वाला है। और इसमें कोई एसिड नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है। और जो अचार आजकल होटलों में और रेलवे में मिलता है, उसको इतने एसिड से प्रिजर्व करते हैं। और उसको विज्ञान आप एकदम बाबा रामदेव की तरफ बोलने लगे, कैंसर प्रमोट करते हैं। हाँ, मैं समझ गया। एक संक्षेप में जवाब दे दीजिए, आपने दलित फूड्स का नाम रखा, ठीक है, आपने दलित फूड्स का नाम रखा है, तो आप कहते हैं कि पैसा आने से, बाजार बढ़ने से जातिवाद खत्म हो जाता है, जो मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, अब इस पे झगड़ा इस वक्त नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है। तो ये जो आपने छोटी सी दुकान खोली है, अब इसका इम्तिहान तो हो जाएगा। बिल्कुल, और हमेशा अंबेडकर ने यही सिखाया दलितों को कि हमेशा बड़ी से बड़ी चैलेंज को लो। 1913 में चले गए अमेरिका पढ़ने, जब सब लोग ये लंदन पढ़ के और चले आते थे। तो चैलेंज लेना एक बाबा साहब अम्बेडकर की दलितों को शिक्षा है कि चैलेंज लो। और मैं चैलेंज ले रहा हूं कि दलित की बनाई हुई चीज इस देश के लोग खाएंगे और यह बिजनेस सफल होगा। और हजारों हजार दलित रेस्टोरेंट खोलें, ढाबे खोलें, इटरीज खोलें, ठीक है, तभी हम एक अच्छे समाज की ओर बढ़ेंगे। दलित गैर दलित के बीच का जो भेद है खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभान, अब समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभान की। इस बात से एक प्रसंग सुना दूं कि कुछ साल पहले एक शहर में एक नौजवान महिला ने, कोई 30-32 साल की महिला ने शानदार होटल खड़ा किया। वो दलित थी, बहुत कोशिश की मैंने कि आप मुझसे बात कीजिए, तो उन्होंने यही कहा कि ये होटल है, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं दलित हूँ तो शायद लोग आए ना। लेकिन उन 10 साल के भीतर चंद्रभान कह रहे हैं कि मेरे खाने के लेवल पे ही लिखा हुआ है कि दलित फूड्स। तो अलग अलग चीज़ों से गुजरते रहिए, नई नई चीज़ों को जानते रहिए, प्राइम टाइम देखते रहिए। नमस्कार।